नमस्कार दोस्तों, परिमदा आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमारा दो चैप्टर नेशनल इनकम का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, थे मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशन नेशनल इनकम, यानी कि मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ये दे देता हूँ कि इसके अंदर हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, किस प्रकार से तीनों मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम का। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे और वो तीनों की तीनों जो मेथड्स हैं वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक फ्लो में, यानी कि हमारे जो चक्रीय प्रवाह है फ्लोज से, इनकम फ्लोज से किस तरीके से जनरेट होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और तीनों मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम की गणना करना शुरू करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप ये समझ सकेंगे कि किस तरीके से किसी भी देश की नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। ठीक है, खासकर इंडिया की। ठीक है, और उसका किस एरिया से रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बाद आपका पूरा का पूरा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। और अगर किसी को डाउट्स हो, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके डाउट्स पूछ सकता है, या कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम कोशिश करते हैं पूरी की पूरी उसका सॉल्यूशन देने की। ठीक है, तो आप सब क्या नाम है हमें पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से भी और यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आपको यहाँ इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है, चाहे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चाहे इंग्लिश मीडियम में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम के जो 3 मेथड्स हैं कैलकुलेशन के। ठीक है, जो नेशनल इनकम के 3 मेथड्स हैं कैलकुलेशन के, उनका उदय कहाँ से होता है, उसका सृजन कहाँ से होता है, पहले वो समझ, क्रिएशन कहाँ से होता है वो समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको उसका फील्ड पता होगा कि उसको अप्लाइड कहाँ करना है, तो आप अच्छे तरीके से उसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को भी समझ सकेंगे। ठीक है, उसमें किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, उसको भी समझ सकेंगे। ठीक है, तो पहला आपने आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलेशन ऑफ नेशनल फ्लोज पढ़ रखा हुआ। ठीक है, सॉरी, इनकम फ्लोज पढ़ रखा हुआ। ठीक है, तो इनकम फ्लोज जो आपने पढ़ा हुआ उसके अंदर आपने पढ़ा है कि किस तरीके से जब 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, 2 सेक्टरल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उत्पादक और परिवार क्षेत्र के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन में क्या नाम है परिवार क्षेत्र की किस प्रकार से भूमिका होती है, और जब वो प्रोडक्शन बनता है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, तो परिवार क्षेत्र को जो उत्पादक क्षेत्र से जो इनकम मिलती है, उस इनकम को किस प्रकार परिवार क्षेत्र गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है, तो ये सर्कल चलता रहता है। तो उसी 2 क्षेत्रीय इकोनॉमी को ध्यान में देते हुए हमारा ये 3 मेथड क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। इस जो नेशनल इनकम में ये का जो कैलकुलेशन करते हैं, जो 3 मेथड क्रिएट होंगे, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, पहली बात ये है। तो आय का जो चक्रीय प्रवाह है, ठीक है, तो इसी में चक्रीय प्रवाह से हमारे ये 3 मेथड निकलते हैं, यानी कि उनका क्रिएशन होता है। पहला, जैसे कि आपको पता है उत्पादन क्षेत्र में, ठीक है, परिवार और उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र के बीच में ये फ्लो होगा। जो आपको उत्पादन जो होता है वो क्या कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परिवार क्षेत्र करता है। तो यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, ठीक है, उद्यम वृत्ति यानी कि इन्वेस्टर्स चाहिए। ठीक है, तो उन सब का जो है परिवार क्षेत्र के पास से आता है। ठीक है, अब परिवार क्षेत्र वहाँ पे क्या नाम है अपने कारक साधन देता है, ठीक है, कारक सेवाएं देता है, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज देता है उत्पादक क्षेत्र को। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको जो इनकम मिलती है उस इनकम को एक्सपेंडिचर के रूप में यहाँ पे खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो मान लीजिए जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के लिए उस पर कॉस्ट भी लगेगी, लागत भी लगेगी। ठीक है, तो लागत के लिए वो क्या नाम है, लागत में कौन कौन सी, श्रम के ऊपर जो हो गया, गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स के यानी कच्चा माल हो गया, उसके ऊपर जो शामिल जो पैसा होगा, ठीक है, वो सारा जो इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे उत्पादन वाले एरिया में आ जाता है। तो जब उसका हम टोटल कर देते हैं, ठीक है, तो उससे जो क्या नाम है हमारी मूल वृद्धि, जितनी भी मूल वृद्धि होती है, यानी कि उत्पादक की जो पूरी मूल वृद्धि होगी, ठीक है, उसको यहाँ पे शामिल किया जाता है। अभी हम मूल वृद्धि के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन फिर पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो वो जो
अब जो है मान लीजिए यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होती, इन पूरे चक्रीय प्रवाह में कोई सेविंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब जो ये उपयोगिता उत्पादन व्यक्ति क्यों करता है, यानी कोई प्रोड्यूसर हो वो उत्पादन क्यों करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि कच्चा माल है, कच्चे माल को कोई खरीदेगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि वो उससे कुछ नया क्रिएशन चाहता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहता है जिसको वो उपभोग कर सके। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, कच्चे माल का रॉ मटेरियल का यूज करके उसे नई गुड्स में कन्वर्ट करता है। जब वो उस वस्तु को गुड्स में क्रिएशन करता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि उसका यूजेस बढ़ जाता है। तो यूजेस बढ़ जाता है, उससे क्या है, उपयोगिता का सृजन होता है, ठीक है। तो जब ये उपयोगिता का सृजन होता है तो रॉ मटेरियल जो हमारा कच्चा माल होता है, ठीक है, उसकी वैल्यूज को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, यानी कि कच्चे माल के अंदर जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब उसकी मूल्य वृद्धि जो होती है, ठीक है, जो वैल्यू एडिशन होता है वो उत्पादक की इनकम हो जाती है, ठीक है। अब उस वैल्यू एडिशन में से वो क्या नाम है, जिन लोगों ने इस वैल्यू एडिशन के अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल के वैल्यू एडिशन में, आपको समझ में आ गया ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने बेची, ठीक है, या जो कॉस्ट लगाया, जो कॉस्ट लगाने के बाद रॉ मटेरियल में उसकी वैल्यू एडिट की, किस तरीके से की, क्योंकि उसने उसका प्रोडक्शन बनाया, गुड्स बनाए, ठीक है, प्रोडक्शन किया, तो उससे उस रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ गई। मान लीजिए आटा है, गेहूं है, ठीक है, उसको आटे में कन्वर्ट करेंगे तो गेहूं से ज़्यादा महंगा बिकेगा, ठीक है, और अगर आटे को बेकरी की वस्तु बनाने में यूज कर दिया जाए तो वो उनसे भी ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो इस प्रकार से वैल्यू एडिशन होते जाता है। तो उस वैल्यू एडिशन में जिन्होंने भी रोल निभाया है, अब रोल कौन निभाता है, परिवार क्षेत्र में निभाता है, किस रूप में, लेबर के रूप में, ठीक है, श्रमिक के रूप में, लैंड अपनी प्रोवाइड करके, तो उसको लाभ, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, तो ये सारी चीजें मिलती, किराया हो गया, लाभांश हो गया, तो ये सारी चीजें मिलती। तो यानी कि एक तरीके से पेमेंट जाती है, इस प्रकार से क्या नाम है उनका इनकम मेथड, यानी कि परिवार क्षेत्र को जो इनकम मिलती है तो उसका पूरा टोटल, ठीक है, वो जो इनकम मिलती है वो आपका इनकम मेथड को जनरेट करता है, ठीक है। ये जो है आपका मूल्य वृद्धि मेथड को जनरेट करता है, ये आपको इनकम मेथड को जनरेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो इस परिवार उत्पादक क्षेत्र के, यानी कि जब उत्पादन हुआ उससे जो वैल्यू एडिशन हो गया, अब उसका आता है डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन किसको होता है, परिवार क्षेत्र के ऊपर होता है जिन्होंने वैल्यू एडिशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है। और अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, और दूसरा होता है फैक्टर इनकम, ठीक है। अब फैक्टर पेमेंट तो उनका हो गया जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, जो उत्पादक क्या नाम है, उत्पादक में जो कारक होते हैं उनके मालिक को क्या नाम है, इनकम के रूप में, उनकी सर्विस के रूप में प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो उनकी सर्विसेज के बदले में जो उनको पेमेंट की जाती है। अब परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, जब उत्पादक क्षेत्र या उत्पादक जो होगा, जब इस चीज को वो अपने लेबर्स को देता है या अपने वैल्यू एडिशन में जितने भी पार्टिसिपेशंस हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, ठीक है, इन सबको देता है, तो वो उसके लिए फैक्टर पेमेंट होती है उत्पादक क्षेत्र के लिए। मगर एक परिवार क्षेत्र के लिए वो क्या होती है, इनकम होती है, फैमिली के लिए, ठीक है, वो इनकम होती है, इसलिए वो फैक्टर, ये कारक होती है, ठीक है। तो कारक इनकम को हमेशा शामिल करते हैं नेशनल इनकम में, ये आपको पता है, ठीक है। तो परिवार क्षेत्र की दृष्टि से आप इसको इनकम के रूप में देखते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उत्पादक के लिए तो पेमेंट होगा मगर परिवार क्षेत्र के लिए इनकम होगा, तो ये इनकम मेथड को जनरेट करता है। और यहाँ पे ये उम्मीद रखी जाती है कि ना तो उत्पादक क्षेत्र के पास कोई सेविंग है, ना ही परिवार क्षेत्र के पास सेविंग है, ठीक है। और जितना भी इनकम जनरेट होती है परिवार क्षेत्र के पास, ये यहाँ पे सर्विसेज देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज देने के बाद जितने भी परिवार क्षेत्र के पास इनकम जनरेट होती है, वो कोशिश करता है विदाउट सेविंग वो सारा का सारा गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर कर दे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो कि उत्पादक क्षेत्र के द्वारा उत्पादन के प्रोसेस में जनरेट की गई हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, उनके ऊपर पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कर दें। तो इससे जो सारी जो इनकम होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च हो जाती है। तो ये जब खर्च कर देता है एक्सपेंडिचर पे, तो वो
एक्सपेंडिचर जो है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज उत्पादक के, तो वो सारी इनकम यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे इनकम मिली, इसने गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका हो गया, ठीक है, सॉरी, जो है आपका घरेलू उत्पाद यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा, जब आप पूरा का पूरा प्रोडक्शन करते हैं उसका वैल्यू एडिशन जो होता है, ठीक है, उसका टोटल सम कर दोगे, ठीक है, टोटल सम कर दोगे, घरेलू उत्पाद आ जाएगा, वो बराबर होगा घरेलू आय के, ठीक है। और घरेलू आय बराबर होगा घरेलू वस्तुएं समाप्त पर किए गए खर्च, या इसको बोल दो घरेलू व्यय पे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों से जो इनकम जनरेट होगी, ये जो पैसा जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर, टू सेक्टरल इकोनॉमी के अंदर, वो क्या नाम है, एक दूसरे के बराबर होगी। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप इस मेथड से यानी कि उत्पादन विधि से या मूल्य वृद्धि विधि से जीडीपी का आकलन करोगे, उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो इनकम मेथड के से जो कैलकुलेशन करोगे उसकी जो वैल्यू निकलेगी, और एक्सपेंडिचर मेथड से जब उसी चीज की का कैलकुलेशन करोगे जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो सबके बराबर होगी, ठीक है। तो जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, या उस पर जो किया गया खर्चा है उसको, वो सारी बराबर होंगी। कब होंगी, जब कोई भी प्रकार की सेविंग नहीं करेगा कौन, एक तो उत्पादक सेक्टर जो उत्पादन कर रहा है, और परिवार क्षेत्र अगर किसी प्रकार की सेविंग नहीं करते हैं, तो ये सीक्वेंस हमेशा बराबर रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी त्रिपक्षीय समरूपता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी त्रिपक्षीय समरूपता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी जो है, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब हमारे ये एक चीज रह रहा था, ये समझ लेते हैं, ठीक है। वैल्यू वृद्धि यानी कि वैल्यू एडिशन, मूल्य वृद्धि, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका सीधा सीधा यह है कि वैल्यू एडिशन कब होता है, आपने कोई एक चीज खरीदी, ठीक है, उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया, उससे आपने दूसरी चीज बनाई, उसका प्राइस जो है पहले की प्राइस की तुलना में अधिक है, ठीक है, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। मान लीजिए आपने आटा खरीदा 20 रुपए किलो, ठीक है, सॉरी गेहूं खरीदा 10 रुपए किलो, ठीक है, उससे आपने आटा बनाया और उसको बेचा 20 रुपए किलो, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ आपका 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा इसमें सम हो गए, ठीक है। तो ये जो 10 रुपये हैं आपके वैल्यू एडिड हुए हैं, किसके, इसके अंदर आपने एक ऐसी वैल्यू एडिड कर दी जिससे उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब इससे कोई बेकरी वाला खरीद लेता है, ठीक है, और उससे वो बेकरी की वस्तुएं बनाकर उसी 1 किलो आटे से, मान लीजिए जो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो 1 किलो ही है, ठीक है, मगर उसका प्राइस बढ़ जाता है 30 से 40 रुपए, ठीक है। तो ये क्या है, दोबारा से इसने वैल्यू एडिट कर दी, तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ, फर्स्ट सेकंड 20 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ था। खरीदा कितने में था उसने, 20 रुपए, 10 रुपए में खरीदा था, मगर उसने उससे कितने रुपए कमा लिए, 20 रुपए, यानी कि उसकी इनकम जनरेट कितनी हुई, 20। और यही इनकम जो इनकम में जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं लेबर्स, उतनी इनकम ये साई की साई इसको देते हैं, ठीक है। तो ये क्या नाम है, उससे बनी हुई वस्तु पर अपने साई साई की इनकम ये खर्च कर लेते हैं, यानी कि कोई भी सेविंग की बात नहीं की जा सकती, ये है वैल्यू एडिशन। दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हो, यानी कि जितनी भी बिक्री हुई है और उसके ऊपर जो है मध्यवर्ती वस्तु पर जितना भी पैसा खर्च किया गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उनके बीच के अंतर को मूल्य वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उत्पादन का मूल्य कितना है या बिक्री कितनी है, ठीक है, माइनस कर दो मध्यवर्ती उपभोग वस्तु का मूल्य, ठीक है, वो आ जाता है आपको मूल्य वृद्धि आ जाता है, या उत्पादन का मूल्य बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बिक्री की जगह उत्पादन का मूल्य भी हो सकता है। हम इसको नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे कि क्या होता है मूल्य वृद्धि का मेथड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आएगा, और उसके अंदर जो इसका मूल्य वृद्धि का जो कैलकुलेशन का है जीडीपी या जीवीए बोल लीजिए आप, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है।
तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप पहला मेथड पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा।